नमस्कार, मैं मनीष मही उपाध्याय और आप देख रहे हैं वॉइस इंडिया न्यूज। जी हाँ, आपका स्वागत है। और आज मैं आप सबके सामने लेकर के आया हूं एक नया शो। देश में आम चुनाव है, 2024 का लोकसभा चुनाव है और कहा जाता है कि जब गरीब की थाली में पुलाव आया है तब समझो लोकतंत्र का चुनाव आया है। हमारे हिंदी साहित्य में कई कवियों ने कहा है, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। और इस आम सभा चुनाव 2024 लोकसभा चुनाव में सिंहासन बिल्कुल खाली होने वाला है और इस बार मतदाता फिर से एक नया इस देश का राष्ट्र सेवक खोजेंगे। जरा गौर करें इस नए शो के विषय में जिसका नाम है राज तिलक। किसका होगा राज तिलक और कौन बनेगा प्रधानमंत्री, देश का बादशाह? जी हां, इस नए शो में आपके सामने हम दिखाएंगे कि इस देश में एक ऐसे शख्सियत के विषय में बताएंगे जिसने अपने न्याय के विषय में, न्याय सिद्धांत के विषय में और नई योजनाओं के विषय में सबको लोहा मनवाया। और कोई वह शख्स और नहीं, इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी है। इनकी पूरी जीवनी आज हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे और दिखाएंगे कि एक छोटे से पद से लेकर के मुख्यमंत्री तक पहुंचना और मुख्यमंत्री के बाद प्रधानमंत्री तक पहुंचना। क्योंकि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव लड़े थे उस समय वह थे गुजरात के मुख्यमंत्री। 2002 से लेकर के 2014 तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो 2014 लोकसभा चुनाव में दस्तक दी और बड़े बड़े पार्टी के, विपक्षी पार्टियों के नेता और दिग्गज उनसे पीछे हट गए। और इस पूरे वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में जोरदार तरीके से अपनी रैलियों पे रैलियां किए और उन जनसभाओं के माध्यम से, उन रैलियों के माध्यम से वह विपक्षियों पर निशाना साधे। जरा गौर कीजिएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जीवनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 में हुआ। जी हां, वडनगर के एक गुजराती परिवार में नरेंद्र मोदी पैदा हुए। मोदी ने अपने बचपन में चाय बेचने में अपने पिता की मदद की और बाद में अपना खुद का ही एक चाय का स्टॉल लगाया। महज 8 वर्ष की आयु में ही वह आरएसएस से जुड़े, जिसके साथ एक लंबे समय तक संबंधित रहे। स्नातक होने के बाद उन्होंने अपना घर भी छोड़ दिया। मोदी ने 2 साल तक भारत भर में यात्रा की और अनेकों धार्मिक केंद्रों का दौरा किया। वह सन 1969 से लेकर 70 तक गुजरात, 70 के आसपास गुजरात लौटे। उसके बाद वहां से अहमदाबाद चले गए। 1971 में वह आरएसएस के लिए पूर्णकालिक कार्यकर्ता बन गए। 1975 में देश भर में आपातकाल की स्थिति थी। उस समय भी उन्होंने कुछ समय के लिए अज्ञातवास करना पड़ा। 1985 में वे बीजेपी से जुड़े और 2001 तक पार्टी के पदानुक्रम के भीतर कई पदों पर कार्य किए, जहां से वह धीरे धीरे भाजपा में सचिव के पद पर पहुंचे। गुजरात में 2001 में भूकंप आया और उस भूकंप के बाद गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री थे केशुभाई पटेल। केशुभाई पटेल असफल स्वास्थ्य और खराब सार्वजनिक छवि के कारण नरेंद्र मोदी जी को 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त किया गया। नरेंद्र मोदी जी शीघ्र ही विधायी विधानसभा के लिए भी चुन लिए गए और 2002 के गुजरात दंगों में उनके प्रशासन को कठोर माना गया।
उस समय उनके संचालन की आलोचना भी हुई। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त विशेष दल, जिसको हम लोग एसआईटी कहते हैं, उन्होंने अभियोजन पक्ष की कार्यवाही आरंभ करने के लिए कोई प्रमाण ही नहीं मिला। गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में उनकी नीतियों को आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए श्रेय भी दिया गया। वह गुजरात राज्य के 14वें मुख्यमंत्री रहे। उन्हें उनके अच्छे कामों के लिए गुजरात की जनता ने लगातार 4 बार 2001 से लेकर 2014 तक गुजरात का मुख्यमंत्री चुना। गुजरात विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर एमए की डिग्री प्राप्त की। नरेंद्र मोदी जी विकास पुरुष के नाम से भी जाने जाते हैं और वर्तमान समय में देश के सबसे लोकप्रिय नेताओं में से एक हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की तरह ही नरेंद्र मोदी एक राजनेता के साथ एक कवि भी है। वह गुजराती भाषा के अलावा हिंदी में भी देश प्रेम से ओतप्रोत कविताएं लिखते हैं। उनके नेतृत्व में भारत की प्रमुख विपक्षी पार्टियां भारतीय जनता पार्टी ने 2014 लोकसभा का चुनाव लड़ा और 2082 सीटें जीतकर अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की। एक सांसद के रूप में उन्होंने उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी एवं अपने गृह राज्य गुजरात के वडोदरा संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ा और दोनों जगह से उन्होंने जीत दर्ज की। उनके राज्य में हमेशा भारत का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एवं बुनियादी सुविधाओं पर खर्च तेजी से बढ़ा। उन्होंने अफसरशाही में कई सुधार किए था। योजना आयोग को हटाकर नीति आयोग का गठन किया। इसके बाद 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने उनके नेतृत्व में दोबारा चुनाव लड़ा और इस बार पहले से भी ज्यादा बड़ी जीत हासिल हुई। पार्टी ने कुल 303 सीटों पर जीत हासिल की और भाजपा के समर्थक दलों यानी राजग को जोड़ करके कुल 352 सीटें प्राप्त हुई। 30 मई 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरी बार प्रधानमंत्री पद का शपथ ग्रहण किए और 2019 के आम चुनाव में उनकी पार्टी की जीत के बाद उनके प्रशासन जो अमित शाह जी थे, गृह मंत्री, मोदी जी के बाद अमित शाह भारतीय जनता पार्टी में एक सबसे बड़े राजनेता के रूप में उभरे और उस समय उन्होंने गृह मंत्री पद का दायित्व संभाला। उन्होंने गृह मंत्री पद का दायित्व संभालते ही जो जम्मू कश्मीर था उससे विशेष राज्य का दर्जा रद्द कर दिया। उनके प्रशासन ने नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 भी पेश किया, जिसके परिणाम स्वरूप देश भर में व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए। मोदी अपने हिंदू राष्ट्रवादी विश्वासों और 2002 के गुजरात दंगों के दौरान उनकी कथित भूमिका पर घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विवाद का एक आंकड़ा बना हुआ है, जिसे एक बहिष्कारवादी सामाजिक एजेंडे के प्रमाण के रूप में उद्धृत किया जाता है। पर इन सबसे ज्यादा मोदी की लोकप्रियता कहीं पूरे देश में आच्छादित हुई। मोदी के कार्यकाल में भारत ने लोकतांत्रिक बैकस्लैडिंग का अनुभव भी किया। अब हम आपको बताते हैं कि 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ने का ऐलान किए तो पूरे विपक्ष में अफरा तफरी मच गई। अफरा तफरी इसलिए मची क्योंकि विपक्ष के सामने कोई ऐसा मजबूत चेहरा नहीं था जो नरेंद्र मोदी के सामने पेश किया जा सके। क्योंकि 2004 में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे और 2004 में आम चुनाव हुआ और उस समय कांग्रेस चुनाव लड़ी और 2004 में कांग्रेस ने प्रधानमंत्री चुना मनमोहन सिंह को। मनमोहन सिंह पहली बार इस देश में प्रधानमंत्री बने, क्योंकि मनमोहन सिंह इससे पहले जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर के रूप में जाने जाते थे और यह भी था कि वह गांधी परिवार के बहुत करीबी थे। मनमोहन सिंह ने 2004 से लेकर के 2009 तक यूपीए को, जिसको हम लोग प्रसंग कहते हैं,
बहुत ही अच्छे तरीके से चलाया और उसके बाद 2009 में पुनः आम चुनाव हुआ, 2009 का लोकसभा चुनाव हुआ और उसके बाद भी फिर से यूपीए ने जीत दर्ज की। दूसरी बार फिर प्रधानमंत्री बने डॉक्टर मनमोहन सिंह। और मनमोहन सिंह के बाद 2009 में जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने, यहीं से अब धीरे धीरे कांग्रेस की विदाई होनी शुरू हो गई। दिन प्रतिदिन भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे, एक से एक बड़े नेताओं के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामलों के निस्तारण सामने आते रहे और अंततः तब मामला और एक बड़ा उजागर हुआ जब कांग्रेस में बहुत बड़ा घोटाला हुआ और उसमें बड़े से बड़े कैबिनेट मंत्री फंस चुके थे। और उस समय कांग्रेस के लिए एक और खतरे की घंटी बन करके आए थे, उनका नाम था अन्ना हजारे। जी हां, आप लोगों ने सही सुना। उस समय अन्ना हजारे ने जन लोकपाल लेकर के एक अपना आंदोलन शुरू कर दिया और इस आंदोलन ने कांग्रेस को बिल्कुल पूरी तरीके से झकझोर करके रख दिया। वह था जन लोकपाल। दिल्ली में अन्ना हजारे ने आंदोलन शुरू किया। उस आंदोलन में बड़े से बड़े सामाजिक कार्यकर्ता और आम जनता भी उस आंदोलन में उनके साथ जुड़ गया और वहीं से उपज था अरविंद केजरीवाल का भी, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री बने। खैर, मैं इस पे आज चर्चा नहीं करना चाहता हूं क्योंकि आगे और भी शो हैं जिसमें मैं उनके ऊपर चर्चा करूंगा। तो 2014 में जब कांग्रेस बुरी तरीके से अपनी ही पार्टी के अंदर अपने ही घर में घिर चुकी थी, तो उसके सामने कोई बड़ा चेहरा नहीं था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने एक ऐसी दावेदारी पेश कर सके जिसके ऊपर इस देश की जनता विश्वास करे। और 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रैलियों पर रैलियां करके यह दिखा दिया कि इस देश में कांग्रेस के खिलाफ वातावरण है और इस देश की जनता का नया मांग है कि कांग्रेस भगाओ, देश बचाओ। और यहीं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना एक बड़ा राजनीतिक आंदोलन शुरू किया। और इसके बाद क्या था, भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्ताव को पारित कर दिया और भाजपा में भी प्रधानमंत्री पद के दावेदार के रूप में नरेंद्र मोदी जी विजन के रूप में आ गए। और विजन के रूप में आए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वाराणसी से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। विपक्षी और घबरा गए और विपक्षियों के घबराने के साथ साथ जो क्षेत्रीय पार्टियां थी उनके अंदर भी एक ऐसा लगा कि अब उनकी पार्टी समाप्त हो जाएगी, क्योंकि जिस जोरदार तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव लड़ने का वाराणसी से ऐलान किया और इनके साथ इतने युवा थे, देश की आम जनता जुड़ चुकी थी कि विपक्षियों को लगता ही नहीं था कि इस चुनाव में वो प्रत्याशी उतार करके क्षेत्र में भेज सके और इस भेजने के साथ ही उनका कोई प्रचार करने के लिए कार्यकर्ता भी उपलब्ध हो सके। वस्तुतः 2014 में प्रधानमंत्री ने वाराणसी से चुनाव लड़ने के साथ ही वडोदरा से भी चुनाव लड़ा और दोनों जगह से उन्होंने जीत दर्ज की। वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरविंद केजरीवाल, जो आम आदमी पार्टी के संयोजक थे, उस समय वह दिल्ली के मुख्यमंत्री भी थे, उनको बुरी तरीके से हराया। और इसी वाराणसी में कांग्रेस के अजय राय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ा था। उनकी तो जना पूछिए मत, जमानत जब्त हो चुकी थी। और मोदी जी ने वाराणसी से रिकॉर्ड तोड़ जीत दर्ज किया। सिलसिला आगे बढ़ा, देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने और यह कार्यकाल 2014 से लेकर के 2019 तक चला। 2019 में फिर आम चुनाव हुए, 2019 के लोकसभा चुनाव हुए। इन सब के बीच की एक कड़ी थी 2017 में उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव। इस
2017 के उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने कमर कस ली और एक से एक बड़े दिग्गज नेताओं ने यूपी में डेरा डाल दिया। फिर क्या था, उत्तर प्रदेश में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और उसमें समाजवादी पार्टी की बुरी तरीके से हार हुई, क्योंकि उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी 2012 से लेकर 2017 तक और अखिलेश यादव पुनः मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे। क्षेत्रीय पार्टियों का दावेदारी खत्म हो चुकी थी। मायावती जी भी बिल्कुल पीछे हट चुकी थी। अखिलेश यादव जी भी उतनी सीट नहीं पाए कि विपक्ष की भूमिका में भी आ सके। 2017 में मुख्यमंत्री की रेस में सबसे आगे कोई चेहरा था तो वह था योगी आदित्यनाथ जी का। उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और वहीं से न्याय का डंका डोला। मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया कि माफियावाद, गुंडावाद उत्तर प्रदेश में नहीं चलेगा और उन्होंने आते ही माफियावाद और गुंडाराज उत्तर प्रदेश से खत्म कर दिया। 2019 में आम सभा चुनाव के बाद दूसरी बार इस देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी फिर से चुने गए और देश में प्रधानमंत्री पद का शपथ लिए और इस बार उन्होंने सीधा कह दिया है कि अब की बार 400 पार। तो देखना रुचिकर होगा कि इस बार मोदी का जादू चलता है या नहीं चलता है, क्योंकि विपक्ष के सामने अब भी कोई बड़ा चेहरा नहीं है और बड़ा चेहरा न होने के साथ इस देश में फिर से एक तरफा राजनीतिक लड़ाई है। इस बार भी भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं को इस चुनाव में उतार दिया गया है, जिससे विपक्ष बिल्कुल घबरा गई है। कई जगह तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इनके पास प्रत्याशी भी उतारने के लिए नहीं है। महज एक खाना पूर्ति के लिए लोगों ने ऐसे ऐसे प्रत्याशियों को उतारा है जो भाजपा के प्रत्याशियों के सामने बिल्कुल नतमस्तक नजर आ रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 से लेकर 19 और 19 से लेकर 24 तक जब प्रधानमंत्री बने तो इस 10 साल की कार्यकाल में उन्होंने ऐसी ऐसी योजनाएं लेकर के आए, जैसे उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना और उसके बाद अटल पेंशन योजना, तमाम ऐसी योजनाएं लेकर के आए जो आम जनता से सीधी जुड़ी हुई थी और आम जनता को उसका लाभ मिलता था। बहरहाल आप देखते रहिए, इस राज तिलक में 1 तारीख को आखिरी चरण का मतदान है और 4 तारीख को परिणाम आएगा। तो देखना होगा कि 4 तारीख को किसका होगा राज तिलक।